Hello, a very good morning to all of you. Welcome to my channel that is the power of legal knowledge. आप सभी का स्वागत है. आई होप सब अपनी स्टडीज़ में लगे होंगे और अपनी लाइफ को एक बेहतरी की ओर ले जा रहे होंगे. तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इन सेशन से कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिल रहा होगा, कुछ ना कुछ आप सीख रहे होंगे और बहुत कुछ क्या कर रहे होंगे, जान रहे होंगे. तो हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स के मेन प्रोविजंस कर लिए थे. क्या क्या मेन फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमने कर लिए थे, वो हमने जान लिए थे. तो आज हम एक नया टॉपिक ले रहे हैं, वो है प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की प्रस्तावना. क्यों इतनी इम्पॉर्टेंट है? जैसे हम किसी भी किताब को लिखते हैं या जितने भी बुक्स पब्लिश होती हैं उनका कोई प्रीफेस होता है, उनका कोई प्रियम्बल होता है, वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन का भी प्रियम्बल है. प्रियम्बल क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये कहा जाता है कि अगर संविधान को पूर्ण रूप से समझना हो, उसकी मूल भावना को समझना हो, तो हम प्रियम्बल को रिफ़र करते हैं. ठीक है. एक एम ए पालकी वाला एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट थे वो, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी थे. तो उन्होंने क्या कहा था प्रियम्बल के बारे में कि वो आइडेंटिटी कार्ड है. किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है. प्रियम्बल, द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रियम्बल. मतलब अमेरिका का जो संविधान था वो पहला ऐसा संविधान था जिसमें प्रियम्बल का इंट्रोडक्शन हुआ था. मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, जिनकी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है. Preamble to the Indian Constitution is based on the objective resolution drafted by and moved by Pandit Nehru and adopted by Constituent Assembly. ठीक है. It has been amended by the 42nd Constitutional Amendment 1976 and which added 3 new words. कौन कौन से? Socialist, secular and integrity. ये 3 नए वर्ड डाले गए थे. पहले हम ये जान लेते हैं कि प्रियम्बल है क्या. तो वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, we do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी हम ही खुद को ये कॉन्स्टिट्यूशन देते हैं. ये लास्ट में हम क्या देते हैं? हम कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. तो इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स को जान लेते हैं. जैसे हम कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उसी प्रकार प्रियम्बल के क्या 4 इंग्रेडिएंट्स हैं. तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द प्रियम्बल स्टेट्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट्स अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया. यानी जो कह रहा है इसका मतलब ये होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो अथॉरिटी है वो कहाँ से आ रही है? वी द पीपल ऑफ इंडिया से आ रही है. नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इट डिक्लेयर्स इंडिया टू बी सॉवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक. ठीक है. इन सारे वर्ड्स को आगे हम जानेंगे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ऑब्जेक्टिव्स उसमें बताए गए कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी एज देयर ऑब्जेक्टिव्स. डेट बता दी गई कब हमने अडॉप्ट किया. 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया था. तो इसके कीवर्ड्स को जान लेते हैं. प्रियम्बल के कीवर्ड्स को जानते हैं. तो सर्टेन कीवर्ड्स जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये एक्सप्लेन किए हुए हैं. तो सॉवरेन का मतलब है कि इंडिया क्या है? सॉवरेन स्टेट है, मतलब संप्रभु राज्य है. उसकी अथॉरिटी क्या है? संप्रभु, किसी पे डिपेंड नहीं है. तो क्या इसका मतलब क्या होता है? इट इम्प्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट.
देर इज़ नो अथॉरिटी अबव इट एंड इट इज़ फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, और जानते हैं नेक्स्ट क्या क्या बता रहे हैं कि दो इन 1949 इंडिया डिक्लेयर्ड द continuation of her full membership of the Commonwealth of Nations and accepted the British Crown as the head of the Commonwealth. This extra constitutional declaration does not affect India's sovereignty. ठीक है, एक वर्ड आता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का ये जो टर्म है ये 42nd अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ऐड किया गया था प्रियम्बल में। ठीक है, ये सोशलिस्ट मतलब होता है कि जो स्टेट होगा वो क्या होगा, वो एक सोशलिस्ट स्टेट होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इंडिया विल बी कंडक्टिंग सोशलिज्म। सोशलिज्म इज समाजवाद, जिसमें क्या होगा कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है वो किसी एक के हाथ में नहीं जाएगी। ठीक है, ये कहा गया। सोशलिज्म का मतलब ही है कि सबको समान ट्रीट किया जाएगा, सोशली सब समान है ऐसा माना जाएगा। ठीक है, इंडियन सोशलिज्म इज ब्लेंड ऑफ मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, leaning heavily towards the गांधीयन सोशलिज्म। ठीक है, और इसका कहीं ना कहीं कम्युनिस्ट सोशलिज्म से मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब ये है कि which involves the nationalization of all means of production and distribution and abolition of the private property। ठीक है, वही कि कोई एक व्यक्ति ही नहीं पूरी प्रॉपर्टी को, देश की पूरी प्रॉपर्टी को संग्रहित कर लेगा, ये कहा गया। ठीक है, और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पॉवर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी जो असमानता है अवसर की उसको भी स्टेट ये ट्राई करेगा, ये इंडीवर करेगा कि ऐसा ना हो। नेक्स्ट वर्ड आता है सेकुलर। सेकुलर भी 42nd अमेंडमेंट के द्वारा ही ऐड किया गया था। ये इनिशियल प्रिम्बल जो बना था उसमें नहीं था, जो उस समय 1950 में जो हुआ था वो उसमें नहीं था ये वर्ड। ठीक है, सेकुलर तो इसमें ऐड किया गया था। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि स्टेट का अपना कोई रिलीजन नहीं होगा, वो न्यूट्रल होगा सभी धर्मों के प्रति। ठीक है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज पॉजिटिव सेकुलरिज्म। पॉजिटिव सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है, ऑल रिलीजन्स इन आवर कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टैंड हैव द सेम स्टेटस एंड सपोर्ट फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, डेमोक्रेटिक जानते हैं, डेमोक्रेटिक का मतलब ही होता है कि पोजीशन ऑफ पावर बाय द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब जानते हैं, अब्राहम लिंकन की बहुत अच्छी डेफिनेशन है, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, ये हो गया। अब वर्ड आता है रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो स्टेट होगा उसमें जो हेड होगा, हेड ऑफ द गवर्नमेंट होगा, वो चुना जाएगा। आप जानते हैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है। अब यहाँ पे राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा फिर राजा बन जाएगा, ऐसा नहीं है। अब प्रॉपरली इंडिया इज़ अ रिपब्लिक, उसमें प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट चुने जाते हैं। और इस तरह जस्टिस का मतलब आप जान ही रहे हैं, जस्टिस 3 प्रकार की है, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, यानी तीनों प्रकार की जस्टिस प्रियम्बल कहता है कि तीनों प्रकार की जस्टिस स्टेट की कोशिश करेगा, इसकी जिम्मेदारी होगी कि वो सोशल जस्टिस यानी इक्वलिटी, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द सिटीजन विदाउट एनी सोशल distinction or discrimination based on caste, color, race, religion, sex and so on। ठीक है, इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब डिनोट्स द नॉन डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऐसा नहीं है कि अगर कोई वंचित वर्ग से आता है, कोई अकिंचन है,
तो उसको न्याय नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। जो हमारा संविधान है वो ये गारंटी करता है, प्रेम्बल में ही बता देता है कि हर कोई, प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, उसको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर वो इकोनॉमिकली वीक है तो ऐसा नहीं है कि उसे न्याय नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे वर्ड आता है पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है कि इम्प्लाइज ऑल सिटीजन शुड हैव पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, equal access to all the political parties and equal voice in the government. The ideal of justice taken from the Russian Revolution. ठीक है, लिबर्टी आप समझ ही रहे होंगे, मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, हाउएवर लिबर्टी डजेंट मीन लाइसेंस टू डू वट वन लाइक्स। ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ भी कर लेंगे लिबर्टी के नाम पे, ये भी नहीं है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस भी रखे गए हैं। तो द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी कहाँ से लिया गया? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया। ठीक है, इक्वलिटी पहले भी डिस्कस हो चुका है, मीन्स द एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एक्सेप्ट विद सम एक्सेप्शंस भी इसमें हैं। अब इसमें देखिए आता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, जो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं, वो सारी चीज़ें। फ्रेटर्निटी मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड, एक भाईचारा हम बना कर रखेंगे, ये प्रेम्बल ही हमें बता रहा है। ठीक है, के.एम. मुंशी के बारे में जान लेते हैं कि उन्होंने क्या कहा प्रेम्बल को, कि ये एक तरह से क्या है, हॉरोस्कोप ऑफ द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। प्रेम्बल क्या है, एक तरह से आपको पहले से बता देता है, जैसे आप देखते हैं ना अपना ज्योतिष विद्या में होता है कि आपका क्या भविष्य होने वाला है, तो प्रेम्बल एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का भविष्य बता देता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रोग्रेसिव है। ठीक है, प्रेम्बल में दो फैक्टर्स इसमें आते हैं कि बेरूबारी के केस में ये पहले कहा गया था कि प्रेम्बल इज़ नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन फिर उसके बाद केशवानंद भारती का जो केस आया, उन्होंने क्या मान लिया कि प्रेम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले बेरूबारी में माना था कि प्रेम्बल क्योंकि पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो उसको हम अमेंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन केशवानंद भारती के केस से क्या आया जजमेंट कि इट्स द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ये अमेंड हो सकता है। लेकिन इसी के साथ केशवानंद भारती का केस इसलिए भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसके बाद से ही बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया था। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब करेंगे कोई भी अमेंडमेंट करते हुए, यानी उसकी मूल भावना जो है, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, किसी भी बिल्डिंग का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसको नहीं आप टच कर सकते हैं। बाकी आप अमेंडमेंट्स करते रहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उसकी मूल तत्व को ही अगर आप नष्ट कर देंगे तो पूरी बिल्डिंग, यानी उसका जो मेन मकसद था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, वो ही आहत होता है। तो फिर वो ऐसे अमेंडमेंट्स फिर वायलेशन हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का ही। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने बहुत कुछ जान लिया होगा प्रेम्बल के बारे में। प्रेम्बल बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में हमने जाना कि क्या है प्रेम्बल, क्या क्या उसमें पार्ट्स रखे गए, क्या उसकी मूल भावना है, कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को दर्शाता है, एक तरह से प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो कल मिलते हैं और तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए अपनी स्टडीज़ को और खुश रहिए। हैव अ नाइस डे।